हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ डॉक्टर विवेक त्रिपाठी एज जनरल फिजिशियन। आज हम लोग चर्चा करेंगे हार्ट संबंधी बीमारियों के बारे में, जैसे हार्ट अटैक हुआ और भी किसी प्रकार के कार्डियक अरेस्ट या जो भी मतलब आजकल देखने को आ रहे हैं केसेस की, जिनमें बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, नई नई एज में लोगों को हार्ट के अरेस्ट आ रहे हैं। तो क्या कारण है, किस वजह से ऐसी बीमारियां इतनी कम उम्र में लोगों को प्रभावित कर रही हैं, और लोग चलते फिरते डांस करते हुए ऐसे बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो क्या कारण है और इतनी क्या लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, किस प्रकार से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उन चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हार्ट का जो ये हार्ट में किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और मानव शरीर में पूरी तरह से ब्लड का जो सप्लाई होता है पूरे शरीर में हार्ट से ही होता है। तो इसके लिए कहीं न कहीं हार्ट को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए देखा जाए तो हार्ट में किसी भी प्रकार से अगर हम मान के चलें कि क्या पहले जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है कैसे लक्षण होते हैं, हार्ट अटैक होता है तो किस प्रकार से समझेंगे कि ये हार्ट का अटैक है, या दर्द हो रहा है तो ये हार्ट का दर्द है। तो कहीं न कहीं जब दर्द होता है तो हार्ट अटैक में सीने में लेफ़्ट साइड से लेकर के आपके पूरे कंधे के ऊपर पूरा उधर जबड़े से लेके पूरा जैसे खिंचाव टाइप होता है, पूरी तरह से लगता है बहुत बड़ा प्रेशर है, कोई ऐसा जो है अरे हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं हार्ट का ही पेन होता है। और उसमें कुछ ऐसी दवाएं होती हैं या मतलब कि उससे होता है कि अगर आप उसको यूज करते हैं एज ए पेन किलर तो वो उसमें एंजाइना पेन में ही वो दी जाती है, और उससे अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो कहीं न कहीं माना जाता है कि ये हार्ट का ही सिम्टम्स है और हार्ट अटैक ही है। तो इसलिए कहीं न कहीं देखा जाता है कि जो एंजाइना पेन है वो उसके साथ साथ और भी कुछ लक्षण है, जैसे बहुत तेज पसीना आएगा, बैठे बैठे आप एकदम से नासस हो जाएंगे, लुढ़क जाएंगे, और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, शॉर्ट ब्रीथनेस होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनसे समझा जा सकता है कि ये हार्ट के जो है अटैक के सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए कहीं न कहीं हमें बहुत ही जागरूक रहने की ज़रूरत है, और तुरंत अपने ईसीजी डॉक्टर के आप पास जाएंगे तो जो फिजिशियन है, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है कराएंगे ईसीजी में देखेंगे कि किस प्रकार से जो वेव्स हैं वो जो वहाँ पे मतलब कि देखेंगे कि तो उससे क्लियर आ जाएगा कि मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन कम से कम इतना ही आ जाता है कि किस प्रकार से ईसीजी में वो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हार्ट की रेट्स क्या है और किसी प्रकार से पंप हो रहा है। तो ये चीज़ें उसमें थोड़ा बहुत के साथ उसके बाद एक मेन जांच इसकी होती है ईको करके, या कुछ ब्लड टेस्ट में ट्रॉप्टी वगैरह करते हैं, तो इससे आ जाता है कि हार्ट की मसल्स जो है कितनी कमज़ोर हैं, किस प्रकार से पंप करने में पूरी तरह से उनकी कैपेसिटी कम हो रही है और किस प्रकार से वो वीक हो रही है। तो इन चीज़ों को लेके बहुत ही जाँचें और किस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल हुआ, लिपिड प्रोफाइल हुआ, और भी जो चीज़ें हैं कराई जाती हैं। तो कहीं न कहीं आजकल लोगों को पता नहीं होता है कि उनके यहाँ मतलब कोरोनरी जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज है, तो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ब्लॉकेज बढ़ेंगे नहीं है। कहीं उधर थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है, आप चल फिर रहे हैं, कभी आप महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से जब ब्लॉकेज बढ़ी और कहीं न कहीं कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो पूरी तरह से मेम्ब्रेन है वो फट गई, तो आगे जो है वो ब्लॉक हो जाता है और कहीं न कहीं हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसकी वजह से ज़रूरी ये है कि इन चीज़ों को पहले से ही लाइफ स्टाइल की चेंज करें ही, उसके साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ बीच में आप रूटीन चेकअप कराते रहें, जिससे ये क्लियर होता रहे या कुछ पता चलता रहे कि हमारे लेवल्स कितने हैं। या डायबिटिक पेशेंट हैं तो ज़रूर आप 40+ हैं, या आजकल तो 30 पे भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कहीं न कहीं जो है लोगों को हार्ट पेशेंट हैं, चेस्ट पेन हो रहा है और कहीं न कहीं उनको डायबिटीज़ हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कुछ पेशेंट्स पीडी में हैं वैसे भी, तो उनके ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज ना करके तुरंत जो है डॉक्टर से मिलिए, और अपने मन से या किस प्रकार से दवाओं को ना यूज करें जब तक डॉक्टर की सलाह लेके कितना डोज देना है, कौन सी ब्लड टेस्ट है, क्या चीज़ें हैं, और अगर वो
सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं तो उसमें कि तुरंत उसकी एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, या आगे ब्लॉकेज ज़्यादा है तो फिर उसमें एंजियोप्लास्टी होगी, या फिर और जो भी सिम्टम्स हैं वो कुछ कार्डियक सेंटर्स हैं वहाँ पहुँच के कराएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ फर्स्ट एड करने के लिए जो भी सावधानियाँ हैं उनको वहाँ पे आप नज़दीकी हेल्थ केंद्र जो हो हेल्थ सेंटर, वहाँ पे जो सीनियर फिजिशियन है जो भी प्रकार से है उनके पास आप पहुँच करके कुछ ईसीजी करवाइए। वो वहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से क्या है, और अगर उसमें कुछ एंजाइनल पेन है तो एंजाइना के लिए कुछ टैबलेट्स वगैरह आती हैं, सॉल्बिटेट है, जीसीडे इस प्रकार से, और भी नाइट्रोलॉन वगैरह है, नाइट्रोकांटीन। तो इन सब चीज़ों कुछ ऐसे पेन हैं जो एंजाइना पेन में दवाई यूज की जाती है। और उसके साथ साथ कुछ ब्लड थिनर है, जैसे कि जो एस्प्रिन वगैरह की टैबलेट्स हो गई, और इस प्रकार से जो है। तो कोलेस्ट्रॉल भी जैसे देखा जाता है, कुछ ब्लड टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल में, तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कुछ टाइप्स है। जैसे उसमें आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल हो गया, और जो है उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसमें जो है जो एलडीएल होता है ये लोअर डेंसिटी प्रोटीन्स होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। उसी तरह से एचडीएल हो गए, तो ये जो है उसी तरह से फिर आगे ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो ये जो होता है ये एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं। एलडीएल जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। तो एलडीएल कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि उसमें आप कि उसके नॉर्मल रेंज मान के चलते हैं कि लेस दैन 150 होना चाहिए। उसके बाद 150 से 200 के तक है तो उसके पहले तब तक वो आपका बॉर्डर लाइन हाई है। 200 के ऊपर 500 तक आपका ये वेरी हाई है, यू कैन से दैट इट्स अ वेरी हाई रिस्क एंड हार्ट डिजीज एंड मे बी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। सो इन चीज़ों को पूरी तरह से अगर देखा जाए, उसी तरह से बैड कोलेस्ट्रॉल के बाद आपका गुड कोलेस्ट्रॉल में भी है, उसका कुछ रेशियो होता है 3:1, 5:1। तो इसमें जो एक गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का रेशियो जो एक एग्जैक्ट मतलब एक इसका मानक माना गया है, तो वो होना कम से कम होना तो चाहिए 3:1, लेकिन एक अगर 5:1 तक भी है तो मैक्सिमम इतना तक है, लेकिन उसके ऊपर है तो भी ये ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं उसको कम करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए बैड कोलेस्ट्रॉल्स जो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो उनको परहेज करना चाहिए, कुछ ऐसे जो है उसमें जैसे फैट युक्त जो है डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और क्रीम से जो दूध है उसको नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से मीट हो गया, और कुछ प्रकार से जो क्रीम है, बटर है, या और भी जो स्वीट्स वगैरह हैं, तो इन सब चीज़ों को बहुत ही हार्मफुल हैं ये जो है बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए, और यही जो है इंक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। और गुड कोलेस्ट्रॉल में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, गुड कोलेस्ट्रॉल उतना ना बढ़े कि उसका एक रेंज है, लेकिन कि ये जो एक रेशियो है उसका कि लेस दैन 40-60 मतलब ग्रेटर देन 40 होना चाहिए गुड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज कॉल्ड एज एचडीएल। हाँ, तो एचडीएल जो होता है वो अबव देन 40 होना चाहिए, और फीमेल में अबव देन 50 होना चाहिए। तो इसके लिए कहीं न कहीं, और ट्राइग्लिसराइड्स का हमने बताया ही, तो उसके लिए इन सब चीज़ों को नॉर्मल वैल्यू है पैथोलॉजी पे आप कहीं न कहीं जो भी है डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, तो वो उनको टेस्ट करके उस हिसाब से आपको कुछ जो डोज है उसमें जो कुछ इसके डोज है रोजुवास्टेटिन, एट्रोवास्टेटिन, और इस प्रकार से जो दवाएं दी जाती हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह के लिए। तो ये सब चीज़ों को अपने आप से आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कैसे क्या है ना उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, अलग टाइप से दवाएं चलती हैं। और तो उसके साथ साथ इसमें बीटा ब्लॉकर्स हैं, फिर आगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको साथ में पूरी दवाएं का डोज दिया जाता है, तब आगे किसी एक दवा से पूरी तरह से नहीं आप रोक सकते हैं। तो पूरी तरह से उन चीज़ों को, उसी तरह से हाइपरटेंशन है तो बीपी तो मेरा रोग होता ही है, तो कहीं न कहीं जब ब्लॉकेज बनेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर स्ट्रोक और इस प्रकार से जो बीपी हाई वाली प्रॉब्लम्स हैं वो हार्ट ब्लॉकेज इस प्रकार से दिक्कत आएगी। तो कहीं न कहीं हाइपरटेंशन तो एक रोल अदा करता ही है, उसके लिए आपको दवाएं लेते ही रहना है। बीपी हाई है, शुगर है, तो उसके लिए ज़रूर उसमें भी और हाई रिस्क होता है बीपी हाई होने का। तो डायबिटीज पेशेंट में तो बिल्कुल शुगर आपको चेक कराते रहना है, उसके लिए उसका एक टॉपिक अलग से हम देखेंगे डायबिटीज़ पे, लेकिन आज हम बात करेंगे हार्ट के संबंध में। लेकिन कि
कहीं न कहीं डायबिटीज़ भी बहुत ही होता है। डायबिटीज़ पेशेंट में हार्ट के अटैक, उसी तरह किडनी पेशेंट क्रेटनाइन पे लेवल पड़ता है असर उसी तरह से। तो ये जो है आजकल बहुत ही लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से लोगों को देर रात सोना, देर रात उठना, देर से सुबह उठना, उसी प्रकार से और भी जो देर से रात में खाना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो लाइफस्टाइल चेंज होने से आजकल जो है लेट नाइट डिनर हो रहा है हर तरह से। तो इन सब चीज़ें बहुत असर डालती हैं और कहीं न कहीं बहुत ही हार्मफुल है हेल्थ के लिए, और ये सब चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। तो उसके लिए सुबह मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, कम से कम 35 मिनट मॉर्निंग वॉक होना चाहिए, 1-2 किलोमीटर अप डाउन। तो उस प्रकार से टोटल जब इससे हेल्थ के पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, इंटेस्टाइन जो आंतों को स्मूथ करने के लिए और कहीं न कहीं डाइजेशन के लिए, उसके साथ साथ हार्ट के लिए बहुत ही इसका बेटर रोल है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप सुबह टहलिए। बहुत ज़रूरी नहीं कि आप अगर नहीं टहल पा रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने जैसे भी है सुविधा अनुसार चलिए, लेकिन ये कि टहलिए ज़रूर। उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, योगा प्राणायाम, उस प्रकार से अनुलोम विलोम, ये सब चीज़ें कुछ है कहीं न कहीं आप माइंड को भी रेस्ट देने में और किसी प्रकार से कंसंट्रेशन बढ़ाने में और हर तरह से जो है रिलैक्स माइंड रहेगा। स्ट्रेस बहुत ही आप देखते हैं आजकल स्ट्रेस है, लोगों को स्ट्रेस से ही कितनी सारी बीमारियाँ, हार्ट भी उसी से होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज ना करें और इस पर लाइफस्टाइल को चेंज करके सावधानी पूर्वक दवाओं को टाइम टू टाइम एज एडवाइज बाय डॉक्टर्स आप लेते रहें और आगे किसी प्रकार की और भी एक प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स आगे ना होने पाए, उसके लिए प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। और आगे अगर कहीं प्रकार से ऐसा होता है कि नहीं बढ़ गया है, तो इस प्रकार से अगर आपको कभी अटैक आया कि किस प्रकार से ऐसा कुछ चेस्ट पेन हुआ, एंजाइना हुआ, तो किस प्रकार से आप तुरंत पहुँचिए, दवाई लीजिए, आगे ब्लड टेस्ट करवाइए या ECG को आगे जो भी है। लेकिन तुरंत जैसे आप हार्ट सेंटर पहुँच गए, वहाँ उन्होंने एडवाइज कर दिया कि नहीं आप एंजियोग्राफी करवा लीजिए, एंजियोप्लास्टी तुरंत करवा लीजिए। तो हाँ ये है कि कहीं न कहीं ज़रूरत होती है ज़रूर, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप तुरंत, उसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ और सेकंड ओपिनियन लीजिए और आगे फिर देखिए और कोशिश करिए कि पहले एंजियोग्राफी, आजकल कुछ और नई टेक्निक्स आ गई हैं जैसे कि CT एंजियोग्राफी, CT कोरोनरी स्कैन वगैरह होने लगा है, जिसमें कि आप एक्सरे होता है, बस उसमें आपको एज CT स्कैन आपका जो है सिर बाहर रहेगा और पूरी तरह से चेस्ट का एक एक्सरे निकाल के और थोड़ी देर में आपको बस बाहर कर देते हैं और पूरी तरह से उससे क्लियर हो जाता है कितना ब्लॉकेज है, क्या कैसे वो चीज़ें आ जाती हैं। और को एंजियोग्राफी वगैरह में तो आपके आर्टरी से सर्जरी डालेंगे, उसमें पूरी तरह से उस रिस्क भी रहता है जान के लिए। तो इसलिए इन चीज़ों को आज नई नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही हैं और लाइफस्टाइल चेंज करके अगर स्टार्टिंग है तो उन चीज़ों को आप पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए कहीं न कहीं बहुत अगर वो है तब तो एंजियोप्लास्टी वगैरह होता है, ज़रूरी है। अगर आप तब तो डॉक्टर कह रहे हैं तो ये कहीं न कहीं से अगर लग रहा है ब्लॉकेज है तब तो लास्ट चांस वही है। लेकिन ये कि कहीं न कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि है और थोड़ा बहुत तो अगर अभी है तो आप पहले से ही प्रिकॉशन रखिए। ओबेसिटी है, उन चीज़ों को आप कंट्रोल करिए एक्सरसाइज से और भी तरह से। तो इन चीज़ों से, दवाओं से अगर आप कंट्रोल कर ले रहे हैं तो ये अच्छा है। अदरवाइज़ फिर एक हैंड जो ऑप्शन है तो उसके लिए तो फिर वही होता है। थैंक यू। ओके।